Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्स के 3 मेजर ऑर्गेनल्स डिस्कस किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम बाकी के ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे जिनमें पहला है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं बच्चों? प्लास्टिड ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपको सिर्फ प्लांट के सेल्स में, एल्गीज के सेल्स में और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिसाल के तौर पे यूग्लेना, ऐसे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा। यानी ये कोई यूनिवर्सल ऑर्गेनल नहीं है कि ये सारे किस्म के सेल्स में मौजूद हो। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं होता, फंगस के सेल्स में ये नहीं होता, एनिमल्स के सेल्स में ये नहीं होता। बस आपको किस में मिलेगा? प्लांट्स के सेल में मिलेगा, एल्गीज के सेल में मिलेगा और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल में आपको ये ऑर्गेनल मिलता है। ये ऑर्गेनल बच्चों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं। मगर माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन में इनवर्ट फोल्डिंग्स थी, जबकि इसकी दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होंगी, आउटर मेम्ब्रेन भी स्मूथ होगी और इनर मेम्ब्रेन भी बिल्कुल स्मूथ होती है। तो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जिसमें प्लास्टिड्स पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। पिगमेंट्स स्टोर किए हुए होते हैं जी इस ऑर्गेनल्स के अंदर। अब ये पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं और पिगमेंट्स के एतबार से ये क्या काम करता है, उस हिसाब से 3 किस्म के प्लास्टिड्स हमारे पास मौजूद होते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। पहली टाइप जो होती है प्लास्टिड की उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। बच्चों ये वाला जो प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे लीफ, उनके सेल्स में आपको ये वाला प्लास्टिड मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन पार्ट्स के सेल्स में जो प्लास्टिड होगा उसको कह रहे होते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो पिगमेंट होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल और उस क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है। ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल और इस क्लोरोफिल की वजह से इस पूरे क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन अपीयर होता है और इसी की वजह से फिर आपके वो जो जिन पार्ट्स में ये सेल्स मौजूद होते हैं वो पार्ट्स ग्रीन नजर आ रहे होते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें देख लें, वही डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन्स हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स बिल्कुल स्मूथ हैं। अंदर जो है आपको ये डिस्क शेप के स्ट्रक्चर नजर आते हैं जिनको आप कहते हैं थैलेक्वाइड्स। एक स्ट्रक्चर को आप थैलेक्वाइड कहेंगे और ये थैलेक्वाइड्स जब स्टैक अरेंज हो जाते हैं तो पूरा ये जो एक गुच्छा बन रहा है इसको हम ग्रेनम कहते हैं। बाकी इस थैलेक्वाइड के आसपास एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, थैलेक्वाइड्स हैं, अरेंज होके ग्रेनम बना देते हैं, बाकी फिल हुआ हुआ है ये स्ट्रोमा से। इसमें जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, नाम है उसका क्लोरोफिल। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ये प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लीफ या कुछ ग्रीन स्टेम्स होते हैं, उनके सेल्स में ये वाला प्लास्टिड्स होता है। अब बच्चों इस प्लास्टिड का क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, याद हो आपको फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये लाइट को कैप्चर करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और फिर ये केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में स्टोर हो जाती है जो कि फिर प्लांट का फूड हो जाता है। सो फोटोसिंथेसिस के दौरान इसका रोल होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये लाइट एनर्जी लेगा, कन्वर्ट करेगा उसको केमिकल एनर्जी में और फिर ये केमिकल एनर्जी मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज में स्टोर हो जाती है और फिर इस तरह इनका फूड प्रिपेयर हो जाता है। तो ये है जी पहले टाइप का प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। बच्चों दूसरे टाइप का जो प्लास्टिड होता है उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड होता है जिसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल नहीं होगा, बाकी कोई सभी पिगमेंट हो सकता है। कई किस्म के पिगमेंट्स होते हैं जिनके कई कलर्स होते हैं, लाल, पीला, ठीक है, डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होंगे, बट ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है वो इसमें नहीं होगा। ग्रीन कलर का क्लोरोफिल सिर्फ आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। सो दे हैव पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन, मतलब क्लोरोफिल के अलावा इसमें कोई दूसरे पिगमेंट्स स्टोर हुए होते हैं जिसकी वजह से इसका ग्रीन के अलावा कोई सा भी कलर आ सकता है।
ये वाला प्लास्टिड आपको किन के सेल्स में मिलेगा? फ्रूट, फ्लावर्स, इनके सेल्स में क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो पहली टाइप है प्लास्टिड की, वो लीफ के सेल्स में है, जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है प्लास्टिड की दूसरी टाइप, ये आपको फ्रूट और फ्लावर्स के सेल में मिलेगा। इनमें क्लोरोफिल के अलावा कोई सा भी पिगमेंट हो सकता है और इनका कलर ग्रीन के अलावा कोई दूसरा कलर इनका पेयर हो रहा होता है। बच्चों, ये इनका रोल क्या होता है? ये फ्रूट और फ्लावर को कलर प्रोवाइड करते हैं। कलर, अब फ्लावर में कलर की वजह से एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं और एनिमल्स की मदद से ये पॉलिनेशन का प्रोसेस करते हैं, जो रिप्रोडक्शन के अंदर यूजफुल होता है। और तीसरे टाइप का प्लास्टिड कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट। ये वाला प्लास्टिड प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स में आपको मिलेगा। कौन सा होता है अंडरग्राउंड पार्ट्स? रूट के सेल में बच्चों जो प्लास्टिड होता है वो है ये ल्यूकोप्लास्ट। इसमें होता तो क्लोरोफिल है, लेकिन रोशनी ना होने की वजह से ये जो क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, वो खत्म हो जाता है और इनका पिगमेंट फिर कलरलेस हो जाता है। तो इनमें हम कहते हैं कि कलरलेस पिगमेंट पाया जाता है। तो ये वाला प्लास्टिड आपको रूट्स में मिलेगा, रूट्स के सेल्स में मिलेगा। इनका जो पिगमेंट है उसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट पिगमेंट्स होते हैं। और इनका काम शुगर जो होती है, जितना भी प्लांट में फालतू एक्सेस ग्लूकोज होता है, वो स्टार्च की शक्ल में इनके अंदर स्टोर हो जाता है। ये अपने अंदर एक्सेस शुगर को स्टार्च की फॉर्म में लाके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये है जी प्लास्टिड। थोड़ा रिपीट करूं, प्लास्टिड ऐसे ऑर्गेनल हैं जो आपको प्लांट्स, एल्गीज और कुछ यूनिसेलुलर में मिलते हैं। एनिमल्स के सेल में ये नहीं होते, फंगस के सेल में नहीं होते और बैक्टीरिया के सेल में ये नहीं पाए जाते। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, बीन शेप का होता है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स इसकी स्मूथ होती हैं। अंदर मौजूद होते हैं पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स कौन से हैं उसके हिसाब से 3 तरह का प्लास्टिड हो जाता है। ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है तो क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। ग्रीन के अलावा कोई दूसरे कलर का पिगमेंट मौजूद है तो क्रोमोप्लास्ट कहलाएगा, और अगर कलरलेस पिगमेंट मौजूद है तो ल्यूकोप्लास्ट कहलाएगा। क्रोमोप्लास्ट आपको लीफ के सेल्स में मिलेंगे, क्रोमोप्लास्ट आपको फ्लावर और फ्रूट के सेल में मिलेंगे और ल्यूकोप्लास्ट आपको रूट के सेल में मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्रोमोप्लास्ट फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाता है ताकि पॉलिनेशन हो सके, और ल्यूकोप्लास्ट एक्सेस शुगर को, फालतू शुगर को स्टार्च की शक्ल में स्टोर कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बच्चों एक यूनिवर्सल ऑर्गेनल है। यूनिवर्सल का मतलब ये आपको दुनिया के तमाम सेल्स में मिलेगा। ये प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होगा। अब तक आपने जितने ऑर्गेनल्स पढ़े वो प्रोकैरियोटिक में नहीं थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्जी बॉडीज होती हैं, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना प्लास्टिड होता है, लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के सेल्स में होता है। ठीक है, और जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, चाहे एल्गीज का हो, प्लांट का हो, फंगस का हो या एनिमल का हो, सब में राइबोसोम्स होंगे। तो एक यूनिवर्सल ऑर्गेनल है जो तमाम सेल्स में आपको मिलेगा। बस फर्क ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम होता है वो साइज में छोटा होता है और यूकैरियोटिक का राइबोसोम साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इसी तरह जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम है या तो वो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होगा या फिर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुआ होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है जी। फिर ये भी हमने पढ़ा था जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद है, इसके अंदर एक छोटा पार्ट होता है गोल सा, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ये राइबोसोम्स बच्चों न्यूक्लियोलस में बनते हैं। उस वक्त न्यूक्लियस में भी मैंने आपको बताया था। सो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो कंटिन्यूसली राइबोसोम्स को बनाते हैं, फिर न्यूक्लियस से बाहर आकर ये साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। कुछ साइटोप्लाज्म्स में रहते हैं, कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से की सरफेस पर जाके चिपक जाते हैं और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बन जाती है। इस ऑर्गेनल का काम क्या है जी बच्चों?
इस ऑर्गेनल का काम है सेल्स के लिए प्रोटीन बनाना। प्रोटीन सेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। इससे ना सिर्फ एंजाइम्स बनते हैं बल्कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये ज़रूरत होती है प्रोटीन की सेल्स को। तो सेल्स के प्रोटीन राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, चूंकि ये प्रोटीन बना रहा होता है लिहाजा राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि प्रोटीन बन रहा है इसमें। अब अगला ऑर्गेनल हमारे पास है लाइसोसोम्स। बच्चों, लाइसोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ एनिमल्स के सेल में आपको मिलेगा। ये फंगस के सेल में नहीं होगा, ये प्लांट्स के सेल में नहीं होगा, ये एल्गीज के सेल में भी नहीं होगा, ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोट के सेल में भी नहीं होगा। इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल या कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं उनके सेल्स में आपको ये मिलेगा। फिर गोल होता है, ये स्फेरिकल शेप का ऑर्गेनल है और गोल्जी बॉडीज बनाती है। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में गोल्जी बॉडीज पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि गोल्जी बॉडीज बहुत सारे प्रोटीन्स को लेते हैं, उन प्रोटीन्स की चेन को थोड़ा मॉडिफाई करके एंजाइम्स बना देते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स फिर जब ये रिलीज करते हैं मेम्ब्रेन में पैक करके तो ये एक लाइसोसोम बन जाता है। ठीक, तो दे आर सिंथेसाइज इन गोल्जी बॉडीज, दे आर स्फेरिकल इन शेप एंड दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट होता है। इसका काम क्या है जी इस ऑर्गेनल का बच्चों? इसके अंदर मौजूद है एंजाइम्स, और एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। बड़े बड़े फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं उनको तोड़कर छोटे छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे सेल्स में जो फूड आता है, हमारे सेल्स के अंदर काफी बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं जी, कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च की। जैसे अभी आपको बताया ना मैंने, प्लास्टिड में एक थर्ड टाइप प्लास्टिड की थी ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट ने क्या किया था? शुगर को आपस में जोड़कर स्टार्च बनाकर अपने अंदर स्टोर किया था। तो ये स्टार्च जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। एंजाइम्स की मदद से ये काम होता है और लाइसोसोम्स में डाइजेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं। सो लाइसोसोम्स हेल्प इन डाइजेशन। उसके अलावा अगर हमारे सेल के किसी ऑर्गेनल, कोई ऑर्गेनल है वो डेड हो जाता है तो लाइसोसोम उसको भी डाइजेस्ट करता है, उसको भी डाइजेस्ट करके उसके भी सिंपल मॉलिक्यूल्स बना लेता है ताकि सेल्स फिर उन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल कर सके। तो ये दो काम हो जाते हैं इसके। एक, ये आपके फूड मॉलिक्यूल्स के बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, या फिर अगर कोई ऑर्गेनल डेड हो जाएगा तो उस डेड ऑर्गेनल्स के भी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे लाइसोसोम उनको तोड़कर उनको जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और एक और काम होता है बच्चों, सुसाइड। हमारे बात औकात हमारे जो सेल डिवीजन या बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, या कोई ओल्ड सेल है या कोई डैमेज सेल है या कोई एबनॉर्मल सेल है, तो ऐसे सेल को मरना है। सेल डिवीजन के दौरान कोई गलत सेल बन गया, ठीक है, या कोई ओल्ड सेल हो गया, तो ऐसे सेल को जब मरना होता है तो उसका लाइसोसोम फट जाता है। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने से लाइसोसोम का जो सारा एंजाइम है वो पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर सारे सेल्स के वो तमाम कंपोनेंट्स को तोड़ देता है। तो इस तरह सेल जो है वो सुसाइड भी करता है लाइसोसोम्स के जरिए। नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारे पास है सेंट्रायल्स। लाइसोसोम्स की तरह ये ऑर्गेनल भी आपको सिर्फ एनिमल्स के सेल में मिलेगा, प्लांट्स के सेल में ये नहीं होता। न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। जिस जगह पर यह ऑर्गेनल मौजूद होता है उस जगह को हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के बराबर में होती है। सो ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो एनिमल के सेल में है, न्यूक्लियस के बराबर में पाया जा रहा है। इसकी लोकेशन को सेंट्रोसोम कहा जाता है। पेयर ऑर्गेनल होता है ये, यानी सेंट्रॉयल्स जब आपको एनिमल के सेल में मिलेंगे तो दो होंगे, वहां पे दो सेंट्रॉयल्स होते हैं, तो पेयर ऑर्गेनल हुआ। एक सेंट्रॉयल की बात करें तो एक सेंट्रॉयल बैरल शेप का होता है। शेप आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, इस शेप को हम बैरल शेप कहते हैं। बैरल शेप का होता है जी, और लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, लंबे लंबे प्रोटीन के बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। पहले वो माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर ट्रिपलेट बना लेते हैं और फिर ऐसे 9 ट्रिपलेट गोल दायरे में जुड़कर एक सेंट्रॉयल बनाते हैं। ये डायग्राम देखें, ये एक जो सर्किल आपको नजर आ रहा है, ये एक ट्यूब जो है ये एक माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल है। ऐसे ये 3 मिल गए और ये बन गया एक ट्रिपलेट। अब ऐसे आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9 ट्रिपलेट्स मिल गए तो एक सेंट्रोइल बन गया। इसी तरह दूसरे सेंट्रोइल में भी यही होगा, 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर पहले एक ट्रिपलेट बनाएंगे और फिर 9 ट्रिपलेट मिलकर एक सेंट्रोइल बना लेते हैं। लिहाजा एक सेंट्रोइल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो एक में माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद 27 बन गई। और बच्चों इस ऑर्गेनल का काम पढ़ते हैं जी। अब इस ऑर्गेनल का काम है कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, यानी जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है, तो उस टाइम पर इनका काम आता है। सेल डिवीजन के दौरान जब सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है तो ये जो सेंट्रोइल्स होते हैं ये फाइबर्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पाइंडल फाइबर्स। और स्पाइंडल फाइबर सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को पकड़कर अपनी तरफ लाते हैं। ठीक है, यानी 2 किनारों पे पहुंच जाएंगे सेंट्रोइल्स। स्पाइंडल फाइबर्स की मदद से क्रोमोसोम्स को तोड़कर अपनी तरफ ये लाते हैं। ये सेल डिवीजन का प्रोसेस इंशाल्लाह एक चैप्टर आएगा सेल साइकिल, उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो तब हम इसके इस रोल को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अगला ऑर्गेनल है बच्चों वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट में, एनिमल में, दोनों में मिलता है आपको। एनिमल्स के अंदर इसका मामला ये है कि एनिमल्स के सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन टेम्पररी होते हैं, थोड़े टाइम के लिए बनते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। जब भी जरूरत होगी वैक्यूल्स बन जाएंगे और जब जरूरत नहीं होगी तो वैक्यूल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एनिमल्स के सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो टेम्पररी बेसिस पे होते हैं, मे बी प्रेजेंट मे बी एब्सेंट। लेकिन प्लांट के अंदर एक बड़ा वैक्यूल परमानेंट होता है, मुस्तकिल तौर पर एक बड़ा वैक्यूल आपको नजर आ रहा होगा। डायग्राम इस वक्त प्लांट सेल की है और इस प्लांट सेल में आप देखें एक परमानेंट लार्ज वैक्यूल मौजूद है। तो एनिमल में बहुत सारे हैं, प्लांट में एक है। एनिमल में छोटे वैक्यूल्स हैं, प्लांट में बड़ा वैक्यूल है। एनिमल में टेम्पररी होते हैं, प्लांट में ये परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं। एक्चुअल में प्लांट के यंग जो सेल होता है ना प्लांट का, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन फिर जब वो बड़ा होता है तो वो सारे वैक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सैक लाइक ऑर्गेनल्स हैं, यानी अंदर से ये खाली होते हैं और प्लांट इनमें सेल सेप स्टोर कर लेता है। सेल सेप प्लांट का सोल्यूशन होता है जिसमें पानी होते हैं, उसका फूड होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, एंजाइम्स होता है, हार्मोन्स होते हैं, यानी जितने भी, एक तो पानी और पानी में डिसॉल्व सॉल्यूट होते हैं जी, उसको कहते हैं हम सेल सेप। तो प्लांट अपने बड़े वैक्यूल में सेल सेप को स्टोर कर लेता है, जबकि एनिमल्स जब सेल अपना वैक्यूल बनाते हैं तो वो काम के हिसाब से, अगर उनको एक्सेस वाटर स्टोर करना होता है तो फिर वो अपने वैक्यूल में पानी स्टोर करने लग जाते हैं। अगर उनका फूड अंदर लाए हैं तो फूड को स्टोर कर लेते हैं फिर वैक्यूल में। फूड स्टोर हुआ होता है तो फूड वैक्यूल कहते हैं। एक्सेस वाटर स्टोर हो रहा होता है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट तो अपने वैक्यूल में सिर्फ सेल सेप स्टोर करेगा, प्लांट अपने वैक्यूल में फूड भी स्टोर करता है, कुछ वैक्यूल्स में वो एक्सेस वाटर को स्टोर करता है। ये भी याद रखिएगा कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जरा इलास्टिक नेचर की होती है तो इसको हमने एक सेपरेट नाम टोनोप्लास्ट दिया हुआ है। ये थे बच्चों जी जो रिमेनिंग ऑर्गेनल्स हमने रह गए थे। प्लास्टिड पढ़ा हमने, राइबोसोम पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, सेंट्रोइल्स पढ़ा और वैक्यूल्स पढ़ा। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। पहला एमसीक्यूज है, ट्रेस द करेक्ट पाथवे ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में जब प्रोटीन तैयार हुआ तो उसका जो सफर होगा, उसका जो रास्ता होगा, वो आपको सही रास्ता बताना है। अब इसमें बच्चों करेक्ट आंसर है बी, राइबोसोम्स, RER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। आपको गोल्जी बॉडी के अंदर मैंने बताया था सबसे पहले प्रोटीन राइबोसोम्स में तैयार होंगे, फिर राइबोसोम से जब प्रोटीन तैयार होता है तो ये ट्रांसफर हो जाता है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ये प्रोटीन्स जाते हैं गोल्जी बॉडीज में। इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया जाता है और फिर गोल्जी बॉडीज इनको वैक्यूल में स्टोर करके बाहर निकालती हैं तो वो एक लाइसोसोम बन जाती है। तो राइबोसोम, उसके बाद वहां से गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसके बाद गया गोल्जी बॉडी और फिर गोल्जी बॉडी से निकल के बाहर आया लाइसोसोम की शक्ल में। तो करेक्ट आंसर है इसका पाथवे बी। सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ऐसा सेल ऑर्गेनल जो एनिमल के सेल में होगा और डाइजेशन करता है,
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों इनमें से लाइसोसोम है। बाकी तीनों ऑर्गेनल्स एनिमल के, प्लांट के, दोनों के सेल्स में होते हैं। लाइसोसोम सिर्फ एनिमल के सेल में होता है और डाइजेशन करता है। सिलेक्ट द मिसमैच, गलत जो मैच हुआ है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। ए में आपसे कहा जा रहा है प्लास्टिड स्टोर्स करते हैं केमिकल, सही बात है, एंजाइम्स की शक्ल में केमिकल स्टोर हुए हुए होते हैं। सेंट्रोइल हेल्प इन सेल डिवीजन, ये भी सही है क्योंकि सेंट्रोइल जो है वो स्पाइंडल फाइबर बनाता है जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं। राइबोसोम सिंथेसाइज ऑफ स्टीरॉइड्स, ये गलत है। राइबोसोम्स स्टीरॉइड्स यानी लिपिड्स की एक शक्ल होती है, ये नहीं बनाता। राइबोसोम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। जबकि चौथा ऑप्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एटीपी, ये भी सही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया फूड ब्रेक करके एनर्जी को एटीपी की शक्ल में रिलीज करता है। करेक्ट आंसर है सी, राइबोसोम्स का काम यहाँ गलत मेंशन हुआ है। सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। ल्यूकोप्लास्ट आर मेंट फॉर, ल्यूकोप्लास्ट क्यों बने हुए? प्लास्टिड की ये तीसरी टाइप होती है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्रोमोप्लास्ट फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, पॉलिनेशन हो सके। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करने के लिए होता है। These are fluid filled spaces that occur in the cytoplasm of the plant cells only. Fluid filled spaces हैं जो आपको प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेंगी। वैक्यूल, क्रोमोसोम, सेल और न्यूक्लियर प्लाज्म। तो वैक्यूल के अंदर है जी फ्लूइड फिल होता है जी प्लांट का, जिसको हमने सेल सेप कहा था। सेल सेप स्टोर करने के लिए प्लांट के अंदर वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। दे आर द सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कंपोज्ड ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह का ऑर्गेनल है जिसमें 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये चार ऑप्शन हैं जी और करेक्ट आंसर है सेंट्रोइल्स। आपको बताया मैंने बैरल शेप का, सिलेंडर शेप का होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, पहले तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर ट्रिपलेट बनाती हैं, फिर ऐसे 9 ट्रिपलेट मिलते हैं और एक सेंट्रोइल बनता है। तो टोटल सेंट्रोइल में माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद 27 हो जाती है। दिस ऑर्गेनल्स आर टर्म्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। सेल के अंदर किस ऑर्गेनल को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाएगा जो प्रोटीन बनाते हैं। और कौन सा ऑर्गेनल है इन चारों में जो प्रोटीन बनाता है? इसका आंसर है सी, राइबोसोम। Which of the following is not found in animal cell? इनमें से कौन सा एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों बच्चों प्लास्टिड्स की टाइप है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऑल दिस आर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। और एनिमल में किसी भी किस्म का प्लास्टिड आपको नहीं मिलता, लिहाजा ये तीनों ही आपको एनिमल के सेल में नहीं मिलेंगे। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्लास्टिड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। आपको प्लास्टिड्स के बारे में बताना है और उसकी जो 3 टाइप्स हैं उनके बारे में बताना है। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका आंसर है। एक्सप्लेन किया जा चुका है आपको आज के लेक्चर में प्लास्टिड्स क्या होते हैं और तीनों टाइप्स को भी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया। देख लें यहाँ पे, नोट चाहे तो नोट डाउन कर लिएगा। दिस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल आर फाउंड इन प्लांट सेल एंड इन सम प्रिमिटिव सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, यूग्लेना contain pigments. On the basis of type of pigments, plastids are of 3 type: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपने लिखा जी कि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल कहा जाता है, ग्रीन पार्ट्स में आपको मिलता है। ये प्लांट के ग्रीन पार्ट्स को उनका ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, कन्वर्ट करता है उसको केमिकल एनर्जी में। किस प्रोसेस के दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये चीज आपको समझाई थी और यही हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिख दी। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जी इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं अदर देन ग्रीन, यानी ग्रीन कलर का ये जो क्लोरोफिल होता है ये नहीं होता, इसके अलावा कोई से भी दूसरा पिगमेंट हो सकता है और उसका कलर फिर ग्रीन के अलावा कोई सा भी दूसरा कलर आ रहा होता है। फ्लावर फ्रूट्स में पाए जाते हैं और ऐसे तमाम कलर्ड पार्ट्स जो होंगे ना उनमें भी आपको ये मिलेगा। ल्यूकोप्लास्ट में आपने लिखा ये कलरलेस ऑर्गेनल होता है, अंडरग्राउंड पार्ट्स में आपको मिलता है, फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें से जो प्लास्टिड की पहली टाइप होती है क्लोरोप्लास्ट, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो हमने लिखा क्लोरोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड विच आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इट हैज डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। विद इन डबल मेम्ब्रेन इज अ जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा।
मेम्ब्रेन के अंदर हमने ऑर्गेनल के अंदर क्या भरा होता है, स्ट्रोमा भरा हुआ होता है। स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। सस्पेंडेड इन द स्ट्रोमा आर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ग्रेना, ईच ग्रेनम इज अ स्टैक ऑफ थैलेक्वाइड डिस्क। ये वही आपको थैलेक्वाइड और ग्रेनम के बारे में जो बताया था ये वो बता रहे हैं कि ऐसे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम कहते हैं थैलेक्वाइड, और ये ऐसे स्टैक लगा हुआ होता है इनका, उसको हम कहते हैं ग्रेनम। तो ये पूरा ग्रेनम हो गया। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड डिस्क। इनकी सरफेस पर आपको क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर फोटोसिंथेसिस। काम इसका आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लाइट एनर्जी को लेकर कन्वर्ट करता है उसको केमिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स के बारे में हो गया। स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, आइदर फाउंड सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में फैले होंगे, और ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से लगे हुए होते हैं। आरएनए से ये भरपूर होते हैं, यानी आरएनए से बने हुए होते हैं। ये एक टाइप का मॉलिक्यूल होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, उससे बने हुए होते हैं ये राइबोसोम्स। और किस चीज में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस में, जिसकी वजह से आप इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को एक्सप्लेन करना है। दे आर फॉर्म बाय गोल्जी बॉडीज, contain powerful digestive enzymes that can potentially digest the cell। इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि वो पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। बताया था मैंने आपको कि ये सुसाइड करते हैं अक्सर इससे। These powerful enzymes can digest cell structures and food molecules such as carbohydrates and proteins. Lysosomes are abundant in animal cells. When a cell dies, the lysosome release its enzyme and digest the cell। ये मैंने आपको बताया था कि सेल अपने आप को किस तरह मारता है, इन ऑर्गेनल्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। वेसिकल्स और वैक्यूल्स को एक्सप्लेन करना है। वेसिकल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल sac which facilitates the metabolism, transport and storage of molecules. They are made in Golgi bodies and endoplasmic reticulum and are made from part of cell membrane. Vesicles can be classified according to their contents and function. आपको मैंने बताया था जब गोल्जी बॉडीज किसी भी मॉलिक्यूल्स को निकालती हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं तो मेम्ब्रेन में पैक करके निकालती हैं। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से भी अगर कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होकर निकलता है तो वो भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन में पैक हुए हुए होते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा था एंडोसाइटोसिस जब होता है, कोई भी बड़े लार्ज पार्टिकल्स अगर सेल के अंदर आते हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन को अपने अराउंड ऐसे रैप करके बाहर आते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गोल मेम्ब्रेन में पैक हुए हैं, इनको कहते हैं हम वेसिकल्स। कौन कौन बना रहा है, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड पार्ट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। वैक्यूल्स में आपने लिखा दे आर फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक ऑर्गेनल्स। प्लांट सेल जनरली हैव वन लार्ज वैक्यूल, बट इन एनिमल cells have small vacuoles or completely absent. Membranes of vacuole is called tonoplast. Vacuole contains cell sap. Vacuoles play important role in hydrolysis, excretion of cellular waste and storage. Question number 6, explain centrosome. Centrosome is present in the animal cell. It is present near the nucleus. Each centrosome consists of two centrioles arranged perpendicular to each other. Each centriole is a hollow cylindrical made of 9 triplets of microtubules. ये बात आपको समझाई जा चुकी है। Centrioles form spindles which help in the movement of chromosome towards the pole during cell division. तो ये आपका हो गया सेंट्रोसोम, यानी कि वो जगह जहां सेंट्रॉयल्स मौजूद होते हैं। और फिर सेंट्रॉयल्स का आपने पूरा यहाँ रोल लिख दिया। राइट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब आपने चूंकि तमाम ऑर्गेनल्स पढ़ लिए तो अब आपको नजर आया होगा कि प्लांट के सेल में और एनिमल के सेल में काफी फर्क है, तो आपको वो फर्क बताना है। ठीक है। पहला जो है हमने कॉलम बना दिया प्लांट सेल का, एक कॉलम बनाया एनिमल सेल का। पहला फर्क जो हमें नजर आया वो हमने सेल वॉल पढ़ते टाइम देखा कि प्लांट में सेल वॉल मौजूद होता है मेम्ब्रेन के बाहर, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। दूसरा फर्क जाहिर बात है, सेल वॉल है तो फिर प्लांट सेल्स की सेल वॉल में प्लाज्मोडिस्मेटा होंगे, जबकि एनिमल्स के पास जब सेल वॉल नहीं है तो उनके पास उसमें मौजूद जो प्लाज्मोडिस्मेटा होते हैं वो भी नहीं होंगे। याद है ना, सेल वॉल में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। जाहिर बात है इनमें सेल वॉल है तो प्लाज्मोडिस्मेटा भी होगी, इनमें सेल वॉल नहीं है तो प्लाज्मोडिस्मेटा भी नहीं होगी। अगला डिफरेंस क्या है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट।
तीनों तरह का प्लास्टिड होता है इनमें, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जबकि इनमें प्लास्टिड्स नहीं होता। वैक्यूल का फर्क बताया आपने कि प्लांट सेल में जनरली एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल में बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस के बारे में बताया, प्लांट सेल में चूंकि वैक्यूल बड़ा होता है, बीच में होता है, तो न्यूक्लियस आपको एज के पास मिलेगा, साइड में, जबकि यहाँ कोई बड़ा वैक्यूल तो नहीं है, लिहाजा न्यूक्लियस ने सेंटर की पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई होती है। लाइसोसोम के बारे में बताया कि प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होते, एनिमल्स के सेल में लाइसोसोम होते हैं। और सेंट्रोसोम या सेंट्रोइल्स के बारे में बताया कि एनिमल्स के सेल में सेंट्रोइल्स होते हैं और प्लांट के सेल्स में सेंट्रोइल्स या सेंट्रोसोम नहीं होते। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस बताना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये भी दो ऑर्गेनल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में है, जबकि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की एक टाइप है, ठीक है। इनमें भी आपने काफी डिफरेंस देखा है, तो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपने लिखा कि ये ऑर्गेनल है जो परफॉर्म करता है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं फूड को तोड़कर एनर्जी निकालना, ठीक है, उसको कहते हैं आप सेलुलर रिस्पायरेशन। जबकि इस ऑर्गेनल का आपने बताया जी कि दिस ऑर्गेनल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर काम कर रहा है, तो इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पिगमेंट्स नहीं होते, इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि ये एनर्जी को यूज करता है। याद है ना, क्लोरोप्लास्ट एनर्जी को इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक करते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक पिगमेंट मॉलिक्यूल है, इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होंगे। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, जबकि ये सिर्फ आपको प्लांट सेल में मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लाइसोसोम और राइबोसोम में आपको डिफरेंस लिखना है। लाइसोसोम में आपने लिखा दे आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक में भी सिर्फ ये एनिमल्स के सेल में होता है, जबकि राइबोसोम में आपने लिखा कि ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में है। साइज पे आपने लिखा कि जी लाइसोसोम्स का लार्जर साइज होता है जी, राइबोसोम से बड़े होते हैं, जबकि ये छोटे होते हैं लाइसोसोम से। लाइसोसोम मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल है, इसमें मेम्ब्रेन होती है, जबकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। काम में आपने फंक्शन के बारे में लिखा, लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन करता है और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम्स में एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि डाइजेशन कर रहे हैं, जबकि राइबोसोम में कोई एंजाइम नहीं होता। लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अपने अंदर मौजूद रखता है, इससे बनता है, जबकि ये आरएनए नाम के मॉलिक्यूल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल और प्लांट सेल की एक साफ सुथरी सी लेबल डायग्राम आपको बनानी है। ये डायग्राम जो आपके सामने मौजूद है, ये आपकी बुक की डायग्राम है, आपकी बुक में मौजूद है। चाहे तो इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं, बुक की ही मौजूद है, चाहे तो आपको सिंपल सी डायग्राम, लेकिन ऐसी डायग्राम सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें प्रॉपर लेबलिंग हो, सारी लेबलिंग हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इतनी कॉम्प्लिकेट डायग्राम बनाएं, आप सिंपल सी डायग्राम भी बना सकते हैं, बट लेबलिंग सारी होनी चाहिए। ये नहीं कि प्लांट सेल आपने बनाया हुआ और उसमें प्लास्टिड नहीं शो किया, या एनिमल का सेल बनाया हुआ और आपने उसमें सेंट्रोइड शो नहीं किया, तो वो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ये था आज का लेक्चर अबाउट द रिमेनिंग ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।